मेयर का, तो ये अपने आप में वो था। कहीं से कोई मेरा कोई ना तो चुनाव लड़ने का इरादा है, ना मैं लड़ूँगा। अब बिल्कुल। फिलहाल मेरा कोई ऐसा वो है नहीं। गढ़वाली में प्यार भरे गीत तो अलग ही आनंद देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको कभी कुछ ऐसा अनुभव हुआ है, कैसा प्यार वाला? नहीं, प्यार तो हमें अपनी पत्नी के सिवा और किसी से नहीं हुआ। आपको काम ऐसे शुरू करने चाहिए जिनके परिणाम 30 साल के बाद दिखें, जो परिणाम आपको 20 साल के बाद नज़र आएँ। नारायणी ज्वाला दुर्गा भवानी, त्रिलोक तारिणी माँ जगदम्बा भवानी, शक्ति स्वरूपिणी माँ अनंत विजया, हे दयालु माँ अनंत विजया, उचारा सुदीथ निरुमा हे माँ, मेरी मासुर कंडा मैं पराज लगोलू, जस कुशल देली मेरी माता, हे मेरी माँ मैं बड़ोदी लगोलू। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आईटीजी टॉक्स पे लगातार हर क्षेत्र की बात होती है, हर मुद्दे पर बात होती है। और आज का कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा खास है। क्यों खास है? क्योंकि आज के कार्यक्रम में जो हमारे गेस्ट है, जो हमारे मेहमान है, वैसे तो वो किसी भी पहचान के अब मोहताज नहीं है, किसी भी इंट्रो देने के मोहताज नहीं है। उनके गीत जब भी सामने आते हैं, उनके जागर जब भी हम सुनते हैं, तो हमारे पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भरद्वाज जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, मैं इंट्रो में ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, क्योंकि जितने भी हमारे दर्शक हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि आपको ना जानता हो। तो सीधा शुरुआत करती हूँ सर। और शुरुआत में ही एक सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ, जिसपे चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूर है। आपने जागर विधा को नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक आप लेकर गए हैं। एक सवाल मैं करना चाहूंगी कि जागर असल में क्या होते हैं? जागर, पहले तो आप सभी को, जितने भी लिसनर्स और जितने भी व्यूअर देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको मैं नमस्ते करना चाहूँगा और इस पॉडकास्ट वेंच का थैंक यू। जागर मूल रूप से सब लोग जानते हैं, अब तो जागर बहुत ख्यात भी है, बहुत विख्यात है और सब लोग जानने लगे हैं कि जागर जी। है क्या। जागर हमारे एक अंतर चेतना की अनुभूति है। जागर हमें अपने आप में हमारे सबकॉन्शियस को जगाता है और हमारी जो धारणाएं अपने ईश्वर के प्रति है, जो हमारे अंदर तत्वबोध है, क्योंकि हम लोग भगवती गंगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री धाम, देवी देवताओं के मायके के लोग हैं। तो यहाँ का मूल द्योतक हमारा ढोल सागर, जागर और गीत है। जागर एक तरह का गीत ही है। जागर जो देवी देवताओं की बात गाई जाती है उसको जागर बोलते हैं। जैसे भजन गीत, एक गीत देवी देवताओं का जो गीत होता है उसको भजन बोलते हैं हमारे यहाँ। तो हमारे जो जागर हैं वो बहुत आदिकाल से चले आ रहे हैं और उनको गाया जाता है जागने की अवस्था को, हमारी कुंडलिनी जागरण। जब हमारे जागरी जो होते हैं जागर गायन करते हैं, उनका जागर हम अपने कानों से सुनते हैं, हमारे दिमाग से इंफॉर्मेशन हमारे हार्ट को जाती है, हमारा सबकॉन्शियस जागता है और उसके बाद वो तत्वबोध जैसे ही होगा, हम उस शक्ति में अनहरित हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। ऐसी चेतना को जागर कहते हैं, इस गायन को जागर कहते सर, जागर, क्योंकि मैं खुद पहाड़ से आती हूँ और हैं। हम सुनते आए हैं जागर को बचपन से ही ना। हम्म। एक सवाल बहुत ज्यादा ये जो उठता है आज के समय में, जब जागर का कहीं पे गायन होता है। एक, ये कुछ समय पहले मेरी किसी से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि जब जागर में पहले जब देवता अवतरित होते थे, तो उस समय में और आज के समय में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अब क्या हो गया है कि कहीं अगर स्कूलों में भी भजन लग रहे हैं या जागर डीजे में प्ले हो रहे हैं, तो वहां पे भी देवता अवतरित हो जाते हैं। तो ये कितना सत्य मानते हो आप इन्हें? धारणा, मैंने कहा ना कि जो हमारा सबकॉन्शियस है, क्योंकि आपके अंदर जो भाव शक्ति है हम्म, वो भाव किस माध्यम से प्रकट हो जाए। अनुष्ठानिक जागर होते हैं, लौकिक जागर होते हैं।
कुछ जागर ऐसे होते हैं जिन जागरों को आप सिर्फ इसलिए गा रहे हैं कि आपके अंदर कोई अनिष्टकारी शक्तियां प्रभावी न हो, आप अपने मंगल के लिए गा रहे हैं, आप अपने सुमंगल के लिए गा रहे हैं, जय वृद्धि, श्री वृद्धि, अन्न वृद्धि, धन्य वृद्धि, मान वृद्धि, सम्मान वृद्धि, इस सब के लिए गा रहे हैं, जो रिचुअल अनुष्ठान जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो रिचुअल्स के अंदर जब जागर लगेगा तो तब तो वो अलग सी बात हो जाती है। और एक जागर होता है कि भाई आप अपने तसल्ली के लिए, अपने अपने अंदर अपने ईश्वर, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को मनाने के लिए जागर कर रहे हैं। वहां भी दोनों स्थितियां बराबर है। वहां ये देखते हुए कि किसी प्रकार का कोई अनिष्ट ना हो जाए, कोई बेकार ना हो जाए, कोई खराब फलित ना हो जाए कुछ, वहां इसलिए उसको रिचुअल बोलते हैं। या जो हमारे परंपरागत हमारे त्योहार होते हैं देवताओं के, तो जो हमारे दादा ने भी करे, हमारे परदादा ने भी करे, हमारी परंपराओं से निर्वहन जिन अनुष्ठानों का हो रहा है वो हम श्रद्धावश करते हैं। उसमें कोई किसी अनिष्ट होने की संभावनाएं भी ऐसे डर नहीं होता, लेकिन कुछ इसलिए होता है कि कोई देवी देवताओं का दोष ना हो जाए तब भी करते हैं। कई रिचुअल जो रिचुअल्स फॉर द डिफरेंस प्लेटफॉर्म है, अलग अलग है। और एक होता है कि भाई हम प्रसन्न हैं, हमारी बेटी की नौकरी लग गई, हम बहू लाए, हमारे घर पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हम प्रसन्न चित्त होकर के अपने देवी देवता का गायन करें, तो वो भी जागर है। जो भी माध्यम हो, अपने अंदर जब हम हमारे ईष्ट का स्मरण हो रहा होगा और फिर उसके बाद जो हमारे अंदर एक अलग स्फुटित एक ऊर्जा महसूस होगी, उसमें हम नाचने लग जाएंगे। लेकिन मूलतः ये है कि भजनों में, जैसे आप कह रहे हैं कि भजनों में भी कोई नाच, वो भी एक फीलिंग ही है कि जब आदमी वो कहते हैं ना कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर ईश्वर के सामने आप नृत्य करने लग गए तो फिर दुनिया के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो फीलिंग्स होती हैं। लेकिन जैसे हम ये देख रहे हैं कि डोली की जहाँ पे बात आती है, आप खुद माँ भगवती सुरकंडा के उपासक हैं। आप लगातार उनके कई जागर के माध्यम से आप उनको उनके भजन गाते हैं, उनके जागर गाते हैं, और हम भी उसी मूल से आते हैं। वहाँ से एक डोली का प्रचार हुआ था, वहाँ से नहीं, वहाँ के नाम पे। तो स्थिति ये बन गई थी कि मंदिर ने खुद ये अनाउंस किया कि हमारे मंदिर की कोई डोली नहीं होती है, और डोली के नाम पे आज के समय में बहुत तरह-तरह के जो है ढोंग रचे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं आप? देखो जी, देवी देवताओं का जो मूल स्थान है बद्रीधाम, तो बद्रीधाम में ही होंगे ना। सुरकंडा माता जहाँ जिस सुरकूट पर्वत पर विद्यमान है, जहाँ विराजमान है, तो वही है। बद्रीनाथ केदार बाबा जहाँ है वहाँ है। यमुनोत्री धाम कालिंदी पर्वत पर भगवती यमुना का प्रादुर्भाव है, उनका आगमन है, तो वो वहाँ है। गौमुख में भगवती गंगा का उद्गम स्थान है, तो उसको तो वो तो अकाट्य सत्य है, उसको नहीं कोई झुटला सकता। उत्सव धर्मिता के आधार पर अगर कोई कहीं कर रहा है तो वो अलग बात हो जाती है। आपके गीतों को पूरी जनता सुनती है। बहुत प्यार भरे गाने भी आपने गाए हैं लगातार, और गढ़वाली में प्यार भरे गीत तो अलग ही आनंद देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको कभी कुछ ऐसा अनुभव हुआ है, कैसा प्यार वाला? नहीं, प्यार तो हमें अपनी पत्नी के सिवा और किसी से नहीं हुआ। कलाकार बेसिकली आर्टिस्ट एक आर्ट ही जन्म तब लेती है जब वो आर्ट हार्ट से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप खड़ूस हैं, अगर आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम है, आपके अंदर मैं सवार है, तो फिर आप कलाकार नहीं हो सकते। और कलाकार क्या, किसी भी फील्ड में, चाहे कोई सा मैदान हो, पॉलिटिशियन हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, अगर आप के अंदर दम्भ है, आपके अंदर उसका होने का एहसास है। वो कहते हैं ना, एक आदमी कहता है कि यार मैं अहंकारी आदमी नहीं हूं, फिर भी मुझे लोग अहंकारी कहते हैं, तो यही तो अहंकार है। जब ये आभास होना कि यार मैं तो अच्छा आदमी हूँ, फिर लोग मुझे बुरा क्यों बोलते हैं, ये भी यही खराब बात है। वो कहते हैं ना कि जान का, वो कहते हैं किसी चीज का ज्ञान ना होना वो उतनी खराब बात नहीं है, पर जानकार होने का भ्रम होना ये खराब बात है। तो मैं प्रणय गीतों को मैंने ज्यादा लिखा, जैसा आप कह रही हैं, और उसकी वजह ये रही कि
मैंने बचपन में अपने पिताजी लोगों के साथ, अपने जो हमारे रिश्तेदार हुआ करते थे, अपने घर में आए तो उनके साथ गाने सुने हैं, जागर सुने हैं, सरोली सुमियाल का प्रसंग सुना है, राजुली मालुसाई का प्रसंग सुना है। और तो प्रणय प्रसंग में हमारे जागर पवाड़ों में इतनी गहराई है, इतनी इतनी गहरी बात है कि आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते लिखने से। और वो शब्द, वो बातें कि जब तंद्राएं एकत्रित हो जाएं, फोकस हो जाएं किसी एक चीज पर, तो वो बहुत सारे प्रणय गीत मैं लिखता हूँ और लिखे हैं, ये सत्य है। और उनको गाने में मुझे भक्ति रस तो प्रधान रस माना गया कि भक्ति तो वो तो सब रसों से ऊपर है, लेकिन उसके बाद सबसे प्रधान रस श्रृंगार रस है, क्योंकि प्रकृति संपूर्ण ही तब है जब प्रणय है। बिल्कुल। तो इस वजह से मेरा ज्यादा उसमें ध्यान है। एक गीत है आपका, जैसे कि अभी सारी बात आई है कि राजुला मालुशाही, और राजुला मालुशाही को मैं जब हम छोटे थे ना, तो हमारी दादी वो आग के पास में बैठ के, चूल्हे के पास में बैठ के जब कहानियां सुनाती थी तो बड़ा मजा आता था, बड़ा आनंद आता था। और बचपन से जैसे वो होते ना कि एक तंद्रा, उसी में हम जी रही थी कि अच्छा बड़े होके हमारे लिए भी कोई आएगा इतनी दूर से। तो सर उस पे आपका एक गीत है बहुत सुंदर सा, राजुली वाला, तो वो उसकी कुछ लाइनें सुना दीजिए सर। हाँ, वो राजुली मालूस, देखो अब ये पवाड़े जो हैं ये लंबे लंबे होते हैं। इन पवाड़ों का सार क्या होता है कि रात को आप गाना गाने के लिए शुरू हो जाओ, अर्धरात्रि हो गई, रात्रि खुलने पर आ गई है, आपका गाना पूरा नहीं हुआ, और उसके बाद आप तो मैंने उसका प्रणय प्रसंग लेकर के गीत में रूपा छोटा भाग कि राजुली को देख करके मालूसाई कह रहा है, राजुली रे राजुली रे तेरी सोना की लटुलियों में, राजुली रे माया लग गई जी क्यों, राजुली रे तेरी सोना की लटुलियों में, राजुली रे माया लग गई जी क्यों, राजुली रे राजपाट छोड़े जोगी रूप धरे, तुए पौणक मैन कुजणी क्या क्या करे, के जगो बासा पड़ीन, के जगो राती पड़ीन, राजुली रे लगद बगद अब ते मांगूं, राजुली रे तेरी सोना की लटलियों में, राजुली रे माया लग गई जी क्यों। इस तरह से मैंने लिखा था गाने। बहुत बहुत मतलब जो हम तब सुनते ना, आवाज में आपकी जो खनक थी, जो प्यार उस समय था वो अभी तक बरकरार है। और मैं सच में बताऊं ना सर, जब हम बचपन से हम जब देखते थे ना कि अच्छा, जब घर वाले बताते थे कि ये प्रीतम भरतवाण जी हैं, ये है ऐसे करके ना, तो हमको ऐसा लगता था कि अच्छा ये तो मतलब इतने बड़े सिंगर हैं, कभी हमारा ऐसा होगा कि हम इनसे मिल पाएंगे। और आज बैठ के जब सामने से आपको सुन रही हूँ ना, तो बहुत बहुत मजा आ रहा है नहीं, सर। आप बहुत अच्छा इंटरव्यू कर भी रही हैं और बोल भी रही हैं, बहुत अच्छा पूछ भी रही हैं और बहुत शानदार बातें पूछ रही हैं। तो सर इसी शानदार बातों के बीच में एक बात ये भी है कि अगर हाल फिलहाल की बात करें, तो आप कहीं पे प्रोग्राम देने पहुंचे थे और आपके पीछे से एक बात जो है सोशल मीडिया में बहुत तेजी से उठी कि प्रीतम भरतवाण को टिकट मिल रहा है। इसके पीछे की क्या सच्चाई थी? नहीं नहीं, देखो अब मैं 50 लोगों के तो मुंह नहीं बंद कर सकता। वो कहीं से कहीं तक कोई मेरी किसी से वार्ताक्रम नहीं था, कुछ नहीं था। अपनी मर्जी का एक सोशल प्लेटफॉर्म्स के अंदर इंस्टाग्राम, फेसबुक में लोगों ने चलाया कि मैं इस तरह से मैं टिकट लड़ रहा हूँ कहीं से मेयर का, तो ये अपने आप में वो था। कहीं से कोई मेरा कोई ना तो चुनाव लड़ने का इरादा है, ना मैं लड़ूंगा। अब फिलहाल मेरा कोई ऐसा वो है नहीं। और वो जगह मुझे कई उस समय इतने फोन आए, लोगों ने मुझे इतना परेशान करा, तो मैं कितने जगह बोलूं। फिर मैंने खंडन भी करा उसका कि भाई ऐसा नहीं है, कैसे से कोई बात नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से किसने बात। अच्छा, मतलब फालतू का बस एक हवा दे दी फालतू की बात को। सर राजनीति की अगर हम बात करें, क्योंकि कलाकार का एक, अगर आपके समय की मैं बात करूं जिस समय की से ये शुरुआत हुई है, तो उत्तराखंड एक बिल्कुल नया उत्तराखंड, नया राज्य आपके देखते देखते ये बच्चे की तरह बड़ा हुआ है।
तो एक कवि का, एक लेखक का, एक कलाकार का बहुत बड़ा रोल हो जाता है जन आंदोलन में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी की जो स्थिति है, राजनीति अगर हम अभी की देखें, तो किस नज़र से पहले तो आप इन पूरी राजनीति को देख रहे हैं? राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिज्ञों का काम राजनीति से काम करना है। विशेषज्ञ, राजनीति के विशेषज्ञ तो हम हैं नहीं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते जो हमको दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। एक दूर के चश्मे से देखने की ज़रूरत है। आपको काम ऐसे शुरू करने चाहिए जिनके परिणाम 30 साल के बाद दिखें, हुँ, जो परिणाम आपको 20 साल के बाद नज़र आएँ। और तात्कालिक परिणाम लेने के लिए कोई काम ना करे जाएँ। और कर रही है गवर्नमेंट, अच्छा कर रही है, कुछ काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें और ज़्यादा विज़डम की ज़रूरत है और उस हुँ, विज़डम के साथ एग्जीक्यूशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। क्योंकि अभी पहाड़ की परिकल्पना को आधार मान करके ही पर्वतीय राज्य का निर्माण हुआ है। बिल्कुल। हम लोग लखनऊ के साथ थे, उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। उत्तर प्रदेश के समय पर हमको ये लगा, हमारे लोगों को ये लगा, हमारे नेताओं को, हमारे पहाड़ के लोगों को ये लगा कि उत्तर प्रदेश से बैठ करके पहाड़ के को नहीं आंका जा सकता, हुँ, चाहे वो पर्वतीय विकास परिषद क्यों ना हो। तो वो एक लंबी लड़ाई सब लोगों ने लड़ी, शहादतें हुई और उसके बाद राज्य का निर्माण हो गया। लेकिन पहाड़ पे जिस गति से काम होना चाहिए, वो हुँ, होना बाकी है। चिकित्सा, शिक्षा और मेन बात है कि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, पहाड़ का आदमी पहाड़ में रहेगा और हमारे पास अपार संपदाएं हैं। आप अगर पहाड़ की अगर आप बात पूछेंगी तो हमारे पास तीर्थाटन एकमात्र ऐसा बड़ा जरिया है। हमारे पास हम लोग दुनिया में, भारत देश की पहचान गंगा से है, हॉली रिवर हुँ, ऑफ गंगा। अगर आप कहीं से बोलो, कोई अंग्रेज पूछता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, वी फ्रॉम देयर, वेयर इज द हॉली रिवर ऑफ गंगा, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ, यमुनोत्री। बिल्कुल। तो इतनी अच्छी जगह हमारे पास, जब इतना बड़ा तीर्थाटन है और इतनी वसुंधरा हमारी बहुत अच्छी है, पर्वतीय परिस्थितियां, हमको, हमारे पास घाटियां हैं, हमारे पास बुग्याल हैं, हुँ, हमारे पास, ठीक है, इन्वायरमेंटली हमको सचेत रहना है कि हमारे पर्यटन के बढ़ावा देने से सस्टेनेबिलिटी को कोई नुकसान हाँ, ना हो, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी लॉस नहीं होनी चाहिए, वो अच्छी बनी रहे। लेकिन हम इको फ्रेंडली पर्यटन को जोर देना चाहिए हमको। हुँ, तीर्थाटन तो है ही हमारे पास। हमारे यहाँ अगर आप चार धाम की बात करें तो गर्मियों में कितने पिलग्रिम्स आते हैं हुँ, उत्तराखंड में। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदू होने पर बद्रीनाथ ना आता हो, बिल्कुल। जो गंगा के दर्शन न करना चाहता हो, जो यमुना का धाम न देखना चाहता हो। और ये रिवर, ये तो यह है ही ऐसी। तो पहाड़ का जो विकास है पर्यटन के रूप में किया जाना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे एयरपोर्ट बनने चाहिए, 25 सीटर विमान उतरने चाहिए और जो मैक्सिमम लोग आए। अभी केदारनाथ का रोपवे शुरू हुआ है और उसके उसको ये सुना है मैंने कि वो शुरू हो गया है, मोदी जी ने उसको हाँ, हाँ, हाँ। स्वीकृत किया है। ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसे रोपवे बने, मैक्सिमम लोग आएंगे, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो हमारा। बहुत सारी ऐसी अनछुई जगह हैं कि जहां हम लोग पहुंच ही नहीं सकते। तो पहाड़ का विकास करने की जरूरत है, बहुत तेजी से करने की जरूरत है और मजबूत डिसीजन लेने की जरूरत है। हुँ, बिल्कुल। और मूल निवास की जो बात उठी हुई है वो बहुत जरूरी है, वो 1950 ही होना चाहिए, बिल्कुल। तब तो पहाड़ को लाभ मिलेगा। और भू कानून भी सख्त से सख्त हो, अभी आया भी है, मैंने उसको पढ़ा नहीं, लेकिन एक तो पास करा है गवर्नमेंट ने। अब उसमें कुछ खामियां हैं, जिसमें तो हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर कुछ को ऐसा है, छोड़ दिया कुछ गया हाँ, है। ऐसा हाँ। कुछ है। तो जो भी खामियां हैं वो दूर की जाए और प्रदेश का हित और एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म का एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट है। हम स्विट्जरलैंड जाते हैं, एक छोटा सा देश है, हुँ, लेकिन उन्होंने उसको बना रखा है बहुत बढ़िया। तो अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट डोमिनेट हो जाते हैं, वो पॉलिटिशियनों को उस चीज का मुंह त्यागना पड़ेगा। हुँ, चार बातें लोग बोलें तो बोलें, लेकिन हमारे दल अलग हो सकते हैं सीमा, हम लोग विचारधाराएं हमारी अलग हो सकती हैं, लेकिन माँ तो हमारी एक ही है ना, मातृभूमि तो हमारी एक ही है, बिल्कुल। उत्तराखंड। तो हमें इस भूमि के लिए सोचना है कि ये भूमि कैसे उन्नत हो, यहाँ के लोगों हुँ, को कैसे काम मिले,
रोजगार कैसे मुहैया हो, और तीर्थाटन से बेहतर हमारे पास और कोई पर्यटन से बेहतर हमारे पास और कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। सर एक सवाल ये भी है, जब सरकार की बात आई है तो संस्कृति विभाग का एक बहुत बड़ा रोल होता है कलाकार के लिए, चाहे उसको मतलब किसी भी तरह से सपोर्ट करने के लिए संस्कृति विभाग ही सबसे बड़ा रोल निभाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप लोगों की शुरुआत हुई कलाकार के रूप में, जब आप लोग आगे बढ़े, बढ़कर उभरे, आगे निकले, तो संस्कृति विभाग से किस तरह का सपोर्ट मिला? एक तो ये, दूसरा ये कि संस्कृति विभाग अपना रोल सही से निभा रहा है या फिर कुछ चीजें अभी भी बदलने की जरूरत है? संस्कृति अपने आप में बड़ा विराट शब्द है। संस्कृति केवल गाने बजाने तक नहीं है जी। गाना बजाना तो एक पार्ट है संस्कृति का। हमारा पहनना, सुनना, देखना, बोलना, चलना, लड़ना, झगड़ना, गुस्सा होना, ये सब संस्कृति है। तो संस्कृति का विभाग, कोई भी सरकारी विभाग, उसका क्रियान्वयन पॉलिटिशियन करते हैं, राजनीतिज्ञ करते हैं। वो संस्कृति विभाग की जहां तक बात है, उस विभाग के माध्यम से तो हुई, लेकिन अगर मैंने और आपने गढ़वाल अपनी भाषा में बात करने तो यहाँ का वास्ता हम तो कई आदेश की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। हमारा ठीक है, हमारा बहुत सारा लोग आज की तारीख में शहरों में पलायन करके, रोजगार का वजह से, बहुत अन्य कारणों का वजह से, लेकिन जख अपनी भाषा गढ़वाली छन लगा बोल लोग, अपनी मातृभाषा छन बोलने लगे, तो कोई बात नहीं। हम अपना काम, अपनी योग्यता और बहुत सारा कारणों से अगर हम उन प्लान कर भी आले तो ठीक है, हमने अपने एड्रेस बदल दिए, कोई बात नहीं, लेकिन ड्रेस तो ना बदलें। तो बहुत सारी चीजें हमारी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और संस्कृति विभाग की जहां तक आपने बात कही, संस्कृति विभाग कर ही रहा है काम। अब संस्कृति तो वो काम विभाग या पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ या मंत्री जी या कोई भी हो, वो तो काम वो वाला करेंगे जो लोग चाहेंगे। वही होता है, गवर्नमेंट तो वही करती है। गवर्नमेंट की मेन संस्कृति तो वोट की संस्कृति होती है। उनको तो वो चाहिए जो उनको अच्छा लगेगा, जिसमें उनको लगेगा यार ये काम ठीक है, इससे लोग वोट देंगे। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इन सब चीज से हट करके करने होते हैं। बिल्कुल। तो उस तरह से संस्कृति विभाग कर ही रहा है काम। सर यहाँ पर एक बात आई है कि वही चीज ज्यादा होती है जो जनता चाहेगी, जो लोग चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब मंच से, जैसे हम खुद जब मंच संचालन करते हैं, हम कुछ बात बोल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जनता इंटरेस्ट नहीं ले रही, तो हम भी अपनी बात को बदल देते हैं इस तरह के से जनता रुचि ले। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि पहले की जो जागर आते थे, पहले के जो गीत आते थे, बहुत सौम्य होते थे, उनमें शब्दों का इस्तेमाल, गीत संगीत का इस्तेमाल मतलब बहुत सौम्य तरीके से होते थे, आसानी से लोगों की समझ में आ भी जाते थे, लोग उनको एक्सेप्ट करते थे। आज भी पुराने गानों को बहुत प्यार से सुना जाता है। जैसे राजूली की अगर मैं बात करूं, अभी तक लोग सुनते हैं, बहुत प्यार से सुनते हैं। लेकिन जो अब के गीत हैं, ये बनते हैं और जल्दी ये उतर जाते हैं लोगों के दिलों से। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है कि जो ये मॉडर्न एक आया है हमारे गीतों में, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? जनरेशन गैप जब जब आएगा तब ऐसा होता है। हर संस्कृति 12 साल के बाद करवट लेती है, क्योंकि एक समय बदलता है, बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। पहले हम लोग जानकारियां येलो पेज से लेते थे, फिर गूगल आया, अब चैट जीपीटी, अब एक और आ गया कोई ग्रोक करके। हाँ। तो पता नहीं, ये संतुष्ट होना भी विराम दे देता है, और असंतुष्टि आदमी को कई बार अच्छी भी लगती है, क्योंकि चलो बना दिया, तब संतोष, अगर साइकिल बनाने वाला संतोष हो जाता तो फिर हवाई जहाज नहीं बनता। बिल्कुल। तो जनरेशन चेंजेज हैं, और ग्लोबली जो कल्चर, अब हम क्षेत्रीय नहीं रह गए हैं, वी आर नाउ द ग्लोबली, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम एक दिन में हजारों और लाखों की संख्या पे गाने रिलीज हो रहे हैं, फिल्में रिलीज हो रही हैं। ऐसी परिस्थिति में अब हम अपने आप को ये नहीं कह सकते हैं कि किसी दूसरी संस्कृति से हम अछूते रह गए। और फिर हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नवजात शिशु हैं, वो अंग्रेजी माध्यमों में पढ़ रहे हैं, शोर शराबा का दौर आ गया है, वो बहुत एक
ऐसा मनोरंजन आ गया है कि जो बहुत दीर्घ काल तक नहीं चलता, जैसा आप कह रही हैं, ठीक बात है वो। लिरिक्स होते थे, सुनने सुनाने की बात होती थी। अब तो तात्कालिक परिणाम चाहिए लोगों को, नाचना है, झूमना है और उसके बाद उस बोल क्या रहा था, बीट्स सॉन्ग का ज़माना आ गया है कि बीट्स अच्छी होनी चाहिए। शादी के दिन जिस दिन मेहंदी होती है या कॉकटेल होता है, उस दिन नाच जाएँ, बारात में खूब झूमें, प्रोग्राम भी हो तो सिर्फ़ नाचने वाले हों, जिसमें नाचें ब झुमा दिया किसी कलाकार ने, बहुत अच्छा कलाकार है। तो वो सुनने-सुनाने वाला जो दौर होता था जिसमें, तो उसमें थोड़ा-सा आइए यूथ है, यूथ होता ही है, थोड़ा-सा एक्साइटेड होता है यूथ। लेकिन जो बहुत अच्छे श्रोता होते हैं, जो जो जिनको सुनना है तो वो संगीत भी ज़िंदा है, लोग गज़ल भी सुनते हैं, लोग प्यारी चीज़ें भी सुनते हैं, लोग बिल्कुल। मीठे गीत भी सुनते हैं और बीट्स सॉन्ग भी सुनते हैं, सैड सॉन्ग भी सुनते हैं, लव सॉन्ग भी सुनते हैं, जागर भी सुनते हैं, पवाड़ा भी सुनते हैं, थड़िया भी सुनते हैं, बाजूबंद भी सुनते हैं। लेकिन हमको क्योंकि ज़्यादातर वो दिखाई देता है जो पार्टी सॉन्ग होते हैं जिनको, तो पार्टी सॉन्ग ज़्यादा दिख देते हैं, लोग वायरल हो जाते हैं। और बाकी तो अच्छे-अच्छे सॉन्ग जो हमारे सुनते हैं लोग, तो वो यूट्यूब में हमें पता चल जाता है कितने लोग सुनते हैं। आजकल तो ये तुरंत ही पता चल हाँ, जाता है कि पहले तो कैसेटों को बिकने का इंतजार हाँ, रहता था, बिल्कुल, लेकिन अब तो बिल्कुल। यूट्यूब में तुरंत ही पता पहले तो चल ये पता जाता है। होता था कि भाई वो जो लाला जी बताएँगे कितनी कैसेटें बिकी। हाँ, अब तो तुरंत ही पता चल जाता है। अच्छा, यहाँ पे बात आई है कि सुनने वाले लोग, श्रोताओं का, आपका सबसे यादगार, जो बिल्कुल ही ऐसा गया हो कि नहीं, आप उस वाले को तो बिल्कुल ही भूल नहीं सकते हो। ऐसा कोई आपका मंच से कोई आपकी ऐसी परफॉर्मेंस जो आपको ऐसा लगी हो कि नहीं, ये तो मैं कभी नहीं भूल सकती? मैं परफ़ॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो मेरी सारी परफ़ॉर्मेंस वो तो गजब ही मेरी जाती थी। कोशिश रहती है कि मैं अच्छा करूँ। हुँ, क्योंकि प्रत्येक दिन एक नया दिन होता है और मंच पे परफ़ॉर्मेंस के दौरान अपने आप को, आप अपने श्रोताओं के मन की बात समझिए और फिर गाइए, खुश होके गाइए, तो वो आपकी परफ़ॉर्मेंस को अच्छा बेटर बना देगी। हाँ। ऐसे बहुत सारे हमारे संस्मरण हैं कि मैं एक बार अमेरिका में एक परफ़ॉर्म कर रहा था। हुँ, मैंने गाया तो एक महिला थी कोई, उसके हस्बैंड बैकपाइपर बजाते थे, तो आकर के वो रोने लग गई। हुँ, तो वो कहने लगी, मिस्टर प्रीतम, आई डोंट नो व्हाई बट आई कांट स्टॉप माय टीयर एंड व्हेन यू sang the jaga, that time I feel the very good and I feel the God and God is come in the earth and it all and God is come in the my heart। पता नहीं इस तरह से बातें करने लगी वो, जबकि वो बेचारी वो वहाँ की थी, दक्षिण अमेरिका की, यूएस में थी वो। हुँ, तो मुझे वो ऐसा अनुभव हुआ कि भाषा का नहीं, भाव का महत्व होता है। हाँ, आप दुनिया के किसी, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज है कि जिसमें सुरों का महत्व, दुनिया में चाहे आप कहीं का भी गायक हो, सुर तो सात ही होंगे ना, बिल्कुल। आठवां तो है नहीं। सात सुरों में ही गाना है और दुनिया की भाषाएं, बोली, रहन सहन, पहनावे, ये सब डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हंसना, रोना और गाना तो एक जैसे एक होगा जैसे और होता है। फीलिंग्स तो एक जैसे होंगी। बिल्कुल, गुस्सा जैसे मुझे आता है वैसे उसको भी आएगा। गाने कंठ में अगर सुर हैं तो सा प जो मेरा सुर होगा वो उसका भी होगा। उसका भी होगा। तो कई बार हम ऐसे गाने सुनते हैं जिन गानों को सुन कर के हमें लगता है कि हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, हुँ, आनंद बहुत आ रहा है। तो उस आनंद की प्राप्ति किसी भी भाषा से कहीं से भी आप कर सकते हैं। उसको वो संस्मरण है। एक माताजी बूढ़ा केदार में आईं और उसमें सब बैठे हुए थे, मंच पे बैठे हुए थे, मुझे सम्मान के लिए बुलाया। तो मैंने जब गाने गाए तो एक माताजी आईं और वो अपना वो वहाँ के जो सदरी बोलते हैं उसको, हाँ, कई हाँ, हाँ। वास्कट बोलते हैं, वो अपनी वास्कट से पैसे निकाले और ₹20 मुझे दे रही हैं। वो नोट मैंने आज भी सँभाला हुआ है। है। तो वो जो फीलिंग्स हैं इनका इनका मोल नहीं होता। उसके बाद जब हम कार्यक्रम में मंच में जाते हैं, आफ्टर कॉन्सर्ट्स जब हमको माताएँ मिलती हैं, बहनें मिलती हैं और किसी के अश्रु प्रवाह हो जाते हैं, कोई हम अपने गले लगा देते हैं, कोई माँ आकर के हमारा माथा चूम लेती है, तो हमको लगता है कि ये ब्लेसिंग, ये साधारण ब्लेसिंग नहीं है, ये कोई लौकिक नहीं है, ये अलौकिक है, ये ईश्वर ने दी हुई है। तो ये हमारे बड़े अनुभव हैं। हुँ, हुँ। जी। आपने बात की है ये पहाड़ों की, मैंने वाक़ई में देखा है, मैंने आपके कार्यक्रम भी लाइव भी देखे हैं मैंने। तो मैंने वाक़ई में देखा है कि जब आप मंच से उतरते हैं, आप जब बैक स्टेज आते हैं, तो आप सभी लोगों से मिलते भी हैं। जी। तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है कि उन माँओं का जो विश्वास है, उन जनता का जो विश्वास है, वो भी बड़ा हाँ, प्रेम भाव यूथ के साथ बना यूथ और रहता है। जितने भी लड़के हैं, जितने भी माताएँ बहनें हुँ, होती हैं,
जो लिखे अंतिम आदमी तक मैं फोटो खिंचाने तक रहता हूँ। हाँ। और जितने भी लड़के होते हैं, यूथ होते हैं, मैच्योर पर्सनालिटीज होती हैं, तो मैं सब कोई मैं देखता हूँ कि कोई आदमी हिचक रहा है कि वो बोल नहीं पा रहा, तो मैं उसको खुद बुलाता हूँ कि आप आइए, आप भी आओ। तो वो वही है और क्या है। यही नेचर होता है कि कितने अगर बड़े पद पे पहुंच जाओ, बदलाव ना आए। पद तो देखो, आदमी महंगे कपड़े पहनने से कोई बड़ा नहीं होता, वो तो शोरूम में पुतले में भी पहनाए हुए होते हैं। बिल्कुल। आदमी की अहंकार शून्यता होनी चाहिए, आदमी के अंदर वो मैं नहीं होनी चाहिए। आदमी जितना, और वो मैं एक तो ये होती कि नहीं होनी चाहिए, अंदर भी नहीं होनी चाहिए। वो कुछ थोड़ी देर के लिए तो बोल दो, पर है ऐसा नहीं। तो जब तक आप निश्चल नहीं रहेंगे, निष्कपट नहीं रहेंगे, निर्मल नहीं रहेंगे, तब तक आपके व्यवहार में अच्छाई आ ही नहीं सकती। वो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये सच है या झूठ है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आगे की बात पे मैं जाऊँगी, लेकिन एक जागर अगर आप हमारे श्रोताओं को सुना दें जागर, तो। अच्छा, जी। जागर कौन सा सुना हो बताओ। नारिणी दुर्गा। नारायणी वाला। हाँ जी। जय जगत बंदिनी भगवती नारायणी, इष्ट देवी महामाई त्रिलोक तारिणी भवानी राजराजेश्वरी, सुरगंडासुरी चंद्रवदनी कुंजापुरी महामाता भवानी, प्रथमे शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटिका चतुर्थे कुष्मांडा, पंचमे स्कंद माता, षष्ठमे कात्यायनी, सप्तमे काल रात्रि, अष्टमे महागौरी, नवमे सिद्धिका नवदुर्गा भवानी नारायणी नमस्तुते। हाँ, नारायणी ज्वाला दुर्गा भवानी, त्रिलोक तारिणी माँ जगदम्बा भवानी, शक्ति स्वरूपिणी माँ अनंत विजया, हे दयालु माँ अनंत विजया, उचारा सुरीथ निरुमा हे माँ, मेरी मासुर कंडा मैं पराज लगोलू, जस कुशल देली मेरी माता, हे मेरी माँ मैं बडोरी लगोलू। जागर जब आप मंच पे गाते हैं, सर एक बात मैं करना चाहूँगी, थोड़ा-सा ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा-सा मैं इधर-उधर निकल जाऊँ तो आप मुझे रोक भी दीजिएगा। मंच से जब हमने आपको कई बार शो में गाते हुए देखा, तो एक वीडियो, एक या कई बार ऐसा होता है कि जब आप ढोल के साथ में जागर गा रहे होते हैं, तो आपके अंदर भी कुछ। वो फीलिंग्स वाली होती है ना, हुँ। जब कई बार जब आप गा रहे हैं और जिस समय आपकी कनेक्टिविटी उस स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी हो गई है, जागर तो कोड है, फोन नंबर है ईश्वर का। हुँ। वो तो जब आप वो गा रहे हैं और मन से गा रहे हैं, तो भगवती जगदम्बा उस प्रांगण में गा रहे हैं या वहां पर गा रहे हैं, या उन मातृ शक्ति के उन भाइयों के सामने गा रहे हैं जो पूर्ण रूप से भगवती जगदम्बा के जागर सुनना चाह रहे हैं। हुँ। और जब वो उनके उनके चेहरे दिखते हैं, उनकी फीलिंग्स आती हैं, तो वो कनेक्टिविटी ईश्वर से, वही तो तत्व है। हुँ। और जब जैसे वो जुड़ता है, और उसके बाद से फिर उसके बाद गाने का मन होता है, फिर जब आदमी उस आंख बंद करी और वो झलक जब अंदर दिखने लगती है, तो तब फिर कई कई बार ये होता है कि भाई उसको देवता आना बोल दो आप, हाँ। या उसको ये बोल दो कि वो क्षण भर के लिए होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ पा लिया हो। हुँ। सर, ढोल विधा हमारी बहुत पुरानी विधा है, पुरातन विधा है। इसको आप इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गए हो। वहाँ भी बहुत सारे लोग आपसे सीखते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए आप? ढोल सागर, क्योंकि दुनिया के पास प्रॉस्पेरिटी है, हुँ। लेकिन पीस नहीं है। हुँ। उनके पास सौभाग्य, जैसे हम लोग हैं, पहाड़, हम भारतीय लोग हैं, हम लोगों के पास फैमिली वैल्यूज हैं बहुत ज्यादा। आज मेरे मामा जी आने वाले हैं घर पे, है ना, हुँ। मेरी दादी इंतजार कर रही होगी, मेरी माँ वेट कर रही होगी, आज नई शर्ट पहन ली है, अरे ये अच्छी लग रही है, वो इस सब में नहीं है। उनको, उनके पास पीस नहीं है, शांति नहीं है।
तो उनके लोग जो एथनोम्यूजिकोलॉजी को जानना चाहते हैं पहाड़ों का, वो देवभूमि भारत का माथा माना जाता है उत्तराखंड। बिल्कुल। भाल है, और क्यों ना हो, हिमालय है। हिमालय के लोग ही अवैतनिक प्रहरी हैं जो बगैर वेतन के हिमालय की रक्षा कर रहे हैं। और 4 धाम तो हैं ही, पंचप्रयाग हैं। तो जब वो यहाँ के लोग संगीत को जाकर जानने के लिए आए, तो मुझे सौभाग्य है कि मेरे कई ऐसे शिष्य हैं जो मुझ तक पहुँचे और उनको लगा कि ये पारंपरिक कलाकार हैं। ये कोई सीख करके नहीं, बल्कि बाप, दादा, परदादा उनके उनके डीएनए का द्वारा निकला हुआ आर्टिस्ट है। तो वो मुझे मिले, और उसके बाद जब मैं वहाँ गया, यूएस वगैरह या कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में अंदर जाता हूँ, तो जितने लोग फिर मेरे गायन को और मेरे डेमोन्स्ट्रेशन जो लेक्चर के होते हैं उनको सुनते हैं, तो वो लोग फिर और इस विषय में आ जाते हैं, तो वो चेन बढ़ती गई। अब तो बहुत सारे अब हैं, तो बहुत सारे अब हैं। बहुत सारे हैं। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने कहीं फेसबुक पे वो वीडियो देखा था कि पिता और उसकी बेटी, बेटी बहुत छोटी, हाँ, डॉक्टर फ्यूल है, बिल्कुल। हाँ, और वो वो बजा रहे दमाव थे सीखा तो उसने हमसे, हाँ, वो हाँ, छोटी बच्ची है, बहुत ही बिल्कुल। छोटी बच्ची है और वो इतने हमारी बढ़िया। एकेडमी है एक, उसमें बच्ची वो आई हुँ, और उसने सीखा, और वो म्यूजिशियन की बच्ची है। तो वो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया में, क्योंकि दुनिया में हमारे संगीत को सीखने की लालसा बहुत लोगों को है, क्योंकि हमारा हुँ, साधारण संगीत सिर्फ सरगम तक लिमिट नहीं है ना, हाँ, वो तो स्पिरिचुअल है। बिल्कुल। वो तो जानना चाहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप गा रहे हैं और किसी में देवता आ गया। हुँ, अब ये कैसे पॉसिबल है कि वो बीती बात को बता दे और भविष्यवाणी भी कर दे, हाँ, जो हमारे बके हो ना। बिल्कुल, तो वो, होशियार है। हाँ, पूजा। तो वो उन सब चीज़ों को जानने के लिए फाइनली जो है, मतलब भारत तो का मस्तक उत्तराखंड का हिमालय, केदारखंड, और केदारखंड ऋषि मुनियों की भूमि, आदि हुँ, गुरु शंकराचार्य की भूमि, साधारण तो नहीं है ना। बिल्कुल। यहाँ तो भाई ये तो कोल, किरात, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और फिर ऋषि मुनियों की तो भूमि रही है। वो तो हुँ, बातचीत करते थे देवता लोगों से। कितने कैसे रहे होंगे वो, वही तो। जो पहाड़ों में जो रहे हैं ऋषि मुनि। तो ये वो भूमि है, तो उनका ओज, उनका तेज, हुँ, इसीलिए तो यहाँ पर ईश्वर की भूमि है, और ईश्वर को सबसे ज्यादा नफरत अहंकार से है। यहाँ तो हुँ, राजा भी वही फलीभूत हुए हैं जो जन के सेवक रहे हैं। हाँ, जिन लोगों ने, अच्छा, यहाँ भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त नहीं है ज्यादा, ये भी बता दूं मैं आपको। यहाँ वो देखता रहता है, हुँ, चाहे वो बौखनाक के रूप में देखे, चाहे वो सुरकंडा के रूप में देखे, चाहे हुँ, बद्रीनाथ के रूप में देखे, चाहे केदार बाबा के रूप में देखे, चाहे काशी विश्वनाथ के रूप में देखे, चाहे सेम नागरजा के रूप में देखे। तो यहाँ कोई अगर ये सोचता है कि हम भोली भाली पहाड़ की जनता के सपनों को साकार न करें और अपनी मन इच्छाएं पूर्ण करते रहें, हुँ, ये नहीं चलने वाला। सबको हिसाब एक ही बोलो। हाँ, सब के साथ एक। हाँ, सर, ढोल विधा को इंटरनेशनल लेवल पे तो इतना ज़्यादा स्वीकारा जा रहा है। अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें, तो गाँव में मैं अगर खुद की मैं अपने गाँव की बात करूँ, तो हमारे गाँव में जो ढोल सागर वाले हैं, जैसे कि हमारे उसमें होता है ना कि गाँव के ढोल में थोड़ा अंतर होता है, जैसे कि बाहर तो हम उसको एक विधा के रूप में ले रहे हैं। हाँ, गाँव में थोड़ा ऐसा होता है ना कि जब क्या बोलदा नी ते अलग मैनू लगणु शुरू हुंदु। चैत को चैत को मैनू, या फिर जब जब मैंने बदलता था वो ढोल बजाउं संग्राम। संग्रांद वाला वेमा। लेकिन अब धीरे धीरे गांव से जो है ढोल वाले खत्म हो रहे हैं, मतलब कि उस विधा को। अब गांव में तो लोग ही नहीं रहे ना ऐसे। हाँ। अब जो गांव में लोग नहीं है, तो फिर जब लोग नहीं है तो वो भी लोग निकल रहे हैं। हम्म। और फिर उसको ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी हो जाती है ना, क्योंकि आप अपडेट नहीं अगर होंगे हम्म। तो विंडो 5 में लटके रहेंगे। अगर आप गांव में रह रहे हैं, गांव में अब तो घर ही नहीं है लोगों के, आप ढोली को इज्जत देनी होगी, ढोल हम्म। सागर के ज्ञाता को सम्मान देना होगा, ढोल सागर के कलाकार को सम्मान देना होगा, उनके द्वारा किए हुए कामों का क्रेडिट नहीं लेना होगा। यहाँ दिक्कत ये है, हाँ। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मुझे पश्चिम की एक बहुत अच्छी बात लगती है कि वो क्रेडिट नहीं लेते। किसी ने जो काम करा है और उस काम को ये बोल दे कि ना जी ये काम किसी और ने करा है, ये इस तरह का झूठ नहीं चलता वहाँ। हम्म। यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐसे तत्व हैं कि उनको बेचारों को पूरा वो नहीं मिलना, उनसे सीखना है, उनसे है, जानना उनसे है,
प्रस्तुत अपने नाम से कर देना है। तो ऐसे में तो फिर निराशा हाथ लगेगी ना। फिर कब मैं तक ही हमारे करेगा यहाँ फिर कब तक इंसान? बेटा बेटा पैटर्न्स के जितने गीत होते थे हमारे, आज बेटा मूल जो गवैया होते थे, चल बेटा और औजी फिरती और बिरती वाले लोग, तो सौभाग्य से मैं ऐसे वंश से ही हूँ। तो जो अब हमारे दादा दादी की कोई चैतवाली, अब कोई हमारे दादा की जो फाग का गीत है, बैसाख का गीत है, जो कोई ऐसा गीत है कि जो हमारे लोक को छूता हो, हमारी माटी की खुशबू को केर देता हो, वो है तो मेरी दादी का, और गा रही है उसको कोई आज के बच्चे और बोल रही है जी उसका नाम ही नहीं आएगा कहीं, तो ऐसे में तो हैरस होगा ना उन कलाकारों का जो परंपरागत हजारों साल की विषम परिस्थितियों में जिन्होंने वो बनाए थे, वो बनाया। हाँ। आज जब बहुत सारी धारणाएं थी, बहुत सारी बातें थी, उस समय जिन लोगों ने लोक संस्कृति को जीवित रखा, और आज जैसे डिजिटलाइजेशन का दौर आया, उसके बाद वो सब स्किल्स अपना आप सीख रहे हैं। बुरी बात नहीं है, सीखो, आप ढोल बजाना सीखिए, आप जो भी हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि इस गंगा को इतने दिनों से यहाँ तक पहुंचाने वाले कौन थे? विषम परिस्थितियां तो उन्होंने झेली है। बिल्कुल। गंगा का स्नान हर की पैड़ी हरिद्वार में कीजिए, आप, कोई मना नहीं कर रहा, गंगा जल घर भी ले जाइए भर के, लेकिन ये मत सोचो कि गौमुख और गंगोत्री में कौन रहे होंगे पुजारी। उन्होंने भी तो किया होगा। ये गंगा जो यहाँ पर तक बहती है, ये आ रही है, इस गंगा के मूल मूल कहाँ है? तो मूल के जो लोग हैं, मैं ढोल सागर के संदर्भ में ये बात कर रहा हूँ, ढोली जो मूल हैं उनको सम्मान देना पड़ेगा, और बहुत अच्छे ढंग से सम्मान देना पड़ेगा, तब जाकर के ढोल विधा आगे बढ़ेगी। सर कुछ एक सवाल और है बस, फिर कार्यक्रम को हम संपन्न करेंगे। कुछ सवाल ये हैं कि आगे आप क्या सोचते हैं कि जागर की जो एक आपने एक मोर्चा खोला है इसको बहुत आगे तक ले जाने का, आगे और क्या-क्या करने वाले हैं आप इसमें? मैं अपने लोक संस्कृति के लिए समर्पित हूँ। लव सॉन्ग, प्रणय गीत, जागर, समसामयिक विषयों पे लिखता हूँ। कोई भी जागर मेरा कथावेश आधार पर मैं उसको सृजन शब्द शिल्प से सृजित करता हूँ। और जैसे हमारे यहाँ होता ही है, हमारे यहाँ ढोली जो जागरी होते हैं या होते थे, उनको वो पहले से ये आंसू काव्य होता था कि उन्होंने गले में ढोल डाला और गाना शुरू किया, और जो भी कथा आप सुनना चाह रहे हो तत्काल शब्द सृजन हो रहा है। हाँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने जीवन काल में अपने लोक संस्कृति के लिए काम करता रहूं, अपनी इस संस्कृति की अच्छाइयाँ को उजागर करूं, अपने दुनिया वैश्विक आधार पर इसको और वो करूं। कोशिश रहेगी कि जो हमारे ढोल सागर के ज्ञाता हैं, जो पुराने पुराने कलाकार हैं, हमारे संस्कृति के रक्षक हैं, जो गांव में तुंगनाथ में जो पुजारी जी आज भी दीपक जला रहे हैं, हाँ। उतनी बर्फ में, उनका भी सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। जो अब देखो ना, यहाँ तो आप बड़े अच्छे मंदिरों में तो रह सकते हैं, तुंगनाथ जाके देखो कितनी ऊंचाई पे है। सही बात है। जो तुंगनाथ में पुजारी हैं, जो बहुत ऐसी जगहों पर है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जो लोग हैं, जो वहां पर बड़े बजा रहे हैं, जो वहां पर धुयाल बजा रहे हैं, उन लोगों का सम्मान होना बहुत जरूरी है संस्कृति के सम्मान के लिए। तो मैं अपना जारी रखूंगा, अपनी यात्रा जारी रखूंगा, और कोशिश करूंगा कि प्रवृत्ति हमारी पहाड़ की लोक संस्कृति अक्षुण्य रहे, लोगों तक पहुंचे, और ये वैश्विक आधार पर और विस्तार ले। एक अंतिम सवाल, अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि ये ना बहुत सारे दर्शकों के मन में ये बात रहती है, बहुत सारे लोग जो आपसे सीखना चाहते हैं उनको पता नहीं कि वो आपसे जुड़े कैसे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी दर्शकों की ओर से कि अगर कोई आपसे कुछ भी चीज़ सीखना चाहता है, जैसे कि ढोल विधा हो या फिर अन्य भी और अगर चीज़ें हैं वो आपसे सीखना चाहते हो, तो वो किस तरह से आपसे जुड़ सकता है? जी, हमारी एक अपनी छोटी सी अकेडमी है जिसमें हम लोग निःशुल्क बगैर पैसे वेले ढोल, जागर, गीत, पवाड़े और म्यूजिक सिखाते हैं। उसके हमारी क्लासें होती हैं, हम लोग उसकी क्लासें बता देते हैं, और जो लोग इच्छुक हों वो मेरे फेसबुक पेज से या इंस्टाग्राम पेज से मेरा नंबर ले सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो 9412018042 हमारा नंबर है अकेडमी का, जिसमें आप व्हाट्सएप से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जब हमारी क्लासें शुरू होंगी तो हम आपको अवगत करा देंगे। बिल्कुल। और सर इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप आज के इस कार्यक्रम पे यहाँ पे पधारे और
आपसे सामने बातचीत करके बहुत मजा आया, बहुत सारी जानकारियां मुझे भी मिली हैं। और वाकई में आपकी आवाज की जो खनक है, मैं तो ये चाहूंगी, मैं तो ये प्रार्थना करूंगी माँ भगवती से कि जो खनक हमने बचपन से सुनी थी, जो खनक हम अभी सुन रहे हैं, वो खनक आने वाले टाइम तक हम सुनते रहें। थैंक यू सीमा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और तुम्हारे स्पॉन्टेनियसली जो तुमने पूछा भी, और एक जो एक परिपक्वता अपने सवालों में दर्शाई, वो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। एक बार फिर दोबारा इस पॉडकास्ट का मैं थैंक यू करना चाहूँगा। थैंक यू सर। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ थे उत्तराखंड की वो शख्सियत जिसको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए हर कोई व्याकुल रहता है, हर कोई सोचता है कि कब इनके ऐसे प्रोग्राम आएंगे, कब इनके परफॉर्मेंस होंगी और कब इनके गीत आएंगे। खैर, ऐसे ही बाकी और पॉडकास्ट को लेकर, बाकी कार्यक्रम को लेकर मैं फिर से मौजूद होंगी। तब तक आप ITG टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।